In the third video, we will continue our summary of the poem. The silence of the tree is broken with the sudden arrival of the goldfinch. जो ट्री की जो साइलेंस है वो टूटती है किसके अराइवल से? गोल्डफिंच के आने से. The bird arrives at the end of the branch with a chirrup. चहचहाते हुए वो ब्रांच पर बैठती है. And then she abruptly enters the thickness of the branches just like a lizard. और फिर लिजार्ड की तरह बहुत स्मूथ, बहुत अलर्टनेस के साथ, बहुत कॉशियसनेस के साथ वो ब्रांचेस के अंदर आती है. As she arrives, it seems as if a machine has started up, as the young ones of the goldfinch are filled with excitement and start creating noise on the arrival of a mother. She arrives, वो आती है. It seems as if a machine has started. और उसके आते ही ऐसा लगता है जैसे मशीन स्टार्ट हो गई है. अब मशीन कब स्टार्ट होगी? जब इंजन चलेगा, जब उसमें फ्यूल डाला जाएगा. तो जैसे ही बच्चे जो है उनको फीड कर, जैसे उसको देखते हैं अपनी मदर को, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग चिर्पिंग साउंड्स. वो जो है चिर्पिंग साउंड क्रिएट करते हैं उसके बच्चे गोल्डफिंच के. दे आर फिल्ड विद एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट से भर जाते हैं एंड स्टार्ट क्रिएटिंग नॉइस ऑन द अराइवल ऑफ अ मदर. और उस अपनी मदर के आने पर, उसके अराइवल पर चिर्पिंग साउंड क्रिएट करते हैं, चहचहाना शुरू कर देते हैं. बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी, बिकॉज दे आर वेरी हंग्री. दे स्टार्ट चिर्पिंग एंड फ्लटरिंग देयर विंग्स. और वो जो है चिर्पिंग साउंड क्रिएट करते हैं, अपने विंग्स में फ्लटरिंग इनकी फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं. With their chirrups and movements, the whole tree comes alive. और उनकी इस chirping sound से, उनकी इस fluttering of the wings से क्या होता है? जो ट्री है वो बहुत alive हो जाता है, बहुत lively हो जाता है. And it trembles and thrills. And वो पूरा भर जाता है enthusiasm से, energy से, liveliness से. The tree has become very lively, very enthusiastic. And thus it becomes the engine of a family. इसीलिए जो गोल्डफिंच क्या है? वो engine of the family है. जैसे इंजन के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, ऐसे ही उसकी फैमिली उसके बिना नहीं चल सकती, उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकती. She feeds the young ones and after feeding them she comes to a branch and showing her barred face. और वो अपने बच्चों को फीड करने के बाद वो ब्रांच एंड पर आती है, अपने फेस को दिखाती है, यानी कि वो विजिबल हो जाती है. Finally, with a whistle chirrup, she flies towards the vast sky, leaving the tree once again calm and quiet. और वो एक chirping, एक whistling sound से जो है whistle देती हुई, जैसे whistle से किसी काम की शुरुआत होती है ना, ऐसे वो एक दोबारा से एक whistle chirrup sound create करती है. And she moves towards the infinite sky. और वो एक उस एंडलेस स्काई में, उस वास्ट स्काई की तरफ जो है वो उड़ जाती है. और जो ट्री है वो दोबारा से काम हो जाता है, साइलेंट हो जाता है. वही जो उसकी लाइवलीनेस थी, जो एनर्जी थी, जो एंथुसियाज्म था, वो दोबारा से खत्म हो जाता है और उस पर दोबारा से वो कामनेस और क्वाइटनेस जो है वो ओवरकम हो जाती है. Now we will discuss the literary devices of the poem. Alliteration, repetition of a consonant sound at the beginning of two or more consecutive words. अब alliteration क्या है? repetition है consonant sound का with two or more consecutive words. consecutive का मतलब होता है following each other continuously, लगातार जो होते हैं. The instances of alliteration in the poem are as follows. अब क्या instances हैं, क्या example है? जैसे September sunlight, tree trembles. September, S, sunlight, SS sound is repeating here, T sound is repeating, so there is alliteration. Simile, comparison between two things using like or as. अब simile में क्या होता है? Generally we compare two things on a common point with the use of as, with the use of like or as. जब हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं एक सेम पॉइंट पर, किसी क्वालिटी पर, और यूज कर रहे हैं as और like का, जैसे sleek as lizard. Lizard और goldfinch को कंपेयर किया गया है with the use of as. So we have simile in the poem in this line. Move to the next slide. Metaphor, an indirect comparison between two things. एक इनडायरेक्ट
सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है बट मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता. जनरली क्वालिटी इज कंपेयर्ड, क्वालिटी कंपेयर की जाती है, कॉमन पॉइंट पर कंपैरिजन होता है विदाउट यूज ऑफ एज और लाइक. एज और लाइक के बिना यूज के कंपैरिजन होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है किसी एक कॉमन पॉइंट पर. शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप. इस लाइन में मेटाफर है, कैसे है समझते हैं. द नॉइज क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द बर्ड इज कंपेयर्ड टू द मशीन. बर्ड को किससे कंपेयर किया गया है, मशीन के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन एज और लाइक का यूज नहीं है. जैसे मशीन से जब चलती है तो आवाज होती है, ऐसे ही बर्ड के आने पर भी आवाज हो रही है. इट इज इंजन ऑफ अ फैमिली. इंजन को कंपेयर किससे किया गया है, बर्ड से. बर्ड के बिना उसके बच्चे सरवाइव नहीं कर सकते, ऐसे इंजन के बिना गाड़ी नहीं चल सकती. इंजन रिप्रेजेंट्स द मदर गोल्डफिंच एंड मशीन विच रिप्रेजेंट द नेक्स्ट विद इज ब्रूड ऑफ बर्ड चिक्स. ब्रूड का मतलब होता है फैमिली ऑफ बर्ड. तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो किसके, इंजन किसको बताया गया, इंजन बताया गया है गोल्डफिंच को, उसके साथ कंपेयर किया गया है. तो यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है. मेटाफर में जो है इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता. लेकिन सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है विद द यूज ऑफ एज और लाइक. नेक्स्ट है ओनोमोटोपिया. Onomatopoeia, in this figure of speech, a word is formed from a sound similar to it. इसमें sound words देखे जाते हैं. Onomatopoeia जो literary device है. Examples of onomatopoeia in this poem are twitching chirrup, chittering, trilling, whistle chirrup. आप नोटिस कर रहे हो कि जितने भी sound words हैं वो हैं इसमें दिए गए हैं. तो जितने भी sound words हैं वो onomatopoeia का example है. Now the last literary device in this poem, transfer epithet. What is transfer epithet? A transfer epithet is a description which refers to a character or event, जो बात करता है किसी कैरेक्टर और इवेंट की, बट इज यूज टू डिस्क्राइब अ डिफरेंट सिचुएशन और कैरेक्टर. यानी कि देखने में लग रहा है कि किसी के बारे में बात की जा रही है पर वो एक्चुअल में उस सिचुएशन या उस चीज के बारे में बात न होकर किसी और चीज की तरफ इशारा है. अब इसमें समझ लेते हैं कहां पर है. Her barred face identity mask is an example of transfer epithet in the poem. अब कैसे है वो समझ लेते हैं. The flowers of the laburnum tree fall like bars, and when the bird sits behind the flowers, the shadows of the flowers on her face look like she's wearing a mask and has bars on it. अब यहाँ पर बात की जा रही है कि उसके आइडेंटिटी मास्क की, उसने मास्क पहन रखा है, पर एक्चुअल में बर्ड ने कोई मास्क नहीं पहन रखा, बल्कि उन लीव्स का, उन फ्लावर्स का रिफ्लेक्शन, उनकी शेडो आ रही है उसके फेस पर, जिससे ये लग रहा है कि उसने मास्क पहन रखा है. बात की जा रही है मास्क के बारे में कि उसने मास्क पहन रखा है. एक्चुअल में वो कोई मास्क नहीं बल्कि शेडो ऑफ द फ्लावर्स है जो उसके फेस पर दिखाई दे रही है, जो उसके फेस पर बार यानी कि स्ट्रिप्सधारियां जो नजर आ रही है. So that is all about your poem. I hope that you have understood the poem in a very well manner. If you have any doubt, you can ask. आप पूछ सकते हो. मैंने टेक्सचुअल लाइंस भी दे रखी है जितना पोएम में था. थीम, लिटरेरी डिवाइसेस, पैराफ्रेजिंग, I have explained each and everything. So try to understand the poem wholeheartedly. अच्छी तरीके से उसको समझने की कोशिश करना. It's a very good poem. One, I think, one literary devices is left. Personification. The attribution of personal nature characteristics to something non-living, non-human. जहां पर किसी लिविंग थिंग का एट्रीब्यूट जो ट्रेड्स हैं वो किसी नॉन लिविंग थिंग में नजर आए तो वो पर्सोनिफिकेशन है. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स. जो पूरा ट्री है वो ट्रेम्बल करने लगता है, शेक करने लगता है. थ्रिल उसमें एक एक्साइटमेंट नजर आ जाता है. तो ये सब चीज जो ट्रम्बलिंग है या थ्रिलिंग है, एक्साइटमेंट है या शेकिंग है, ये किसी भी एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म किस में आता है, किसी भी लिविंग थिंग में. पर ट्री जो है वो अपने आप नहीं हिल सकता. ठीक है, तो इसलिए जब किसी ऐसी चीज की यानी कि किसी लिविंग बीइंग की जो ट्रेड्स, जो क्वालिटी हैं, जब वो किसी नॉन लिविंग थिंग में देखे जाते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन है. सो ये पर्सोनिफिकेशन है.
सो आई थिंक अब तो खत्म हो गया. हाँ जी. डन क्लास. I think you have understood the poem in a very well manner. Try to read the poem again. I am saying wholeheartedly. If you have any doubt, any problem, you can ask. You can make a call, or you can ask in the group. आप पूछ सकते हो. So read the poem. Thank you. Thanks for watching.